नगरीय भूगोल में अपने इसी क्रम में जो कुछ शक्तियां होती हैं जो नगर को एक तो बाहर की ओर धकेलती हैं और एक नगर को अंदर और की ओर फोर्स करती हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इन शक्तियों को एक तो अभिकेंद्री शक्ति कहते हैं और एक अपकेंद्री शक्तियां कहते हैं। यानी कि एक तो सेंटर फोर्स होती हैं और एक जो सेंट्रिपेटल होती हैं। यानी दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक तो सेंट्रिफ्यूगल और एक सेंट्रिपेटल्स। यानी कहने का मतलब अभिकेंद्री और अपकेंद्री, जिसको अपने साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि एक तो केंद्रोन्मुखी शक्ति और एक है जिसको अपने केंद्रोमुखी शक्तियां, यानी दो प्रकार की है, केंद्रो बहिर्मुखी और केंद्रोमुखी। दो प्रकार की शक्तियों का एक प्रभाव रहता है नगरों में। कहने का मतलब है कि नगरों की जो स्थिति, आकार और विकास का जो प्रारूप है, नगरों की स्थिति, आकार और विकास का जो प्रारूप है वो अभिकेंद्री शक्ति और अपकेंद्रीय शक्तियां निर्धारित करती हैं। जो नगरों का आकार और नगरों का जो स्वरूप और नगरों की जो आकृति है वो अपकेंद्री शक्ति और अभिकेंद्री शक्ति, दो प्रकार की शक्तियां हैं, वो ही निर्धारित करती हैं कि नगरों का किस प्रकार से आकार सही तरीके से हो, किस प्रकार से। तो नगरीय भूगोल में केंद्राभिमुखी, जिसको अभिकेंद्री शक्ति बोलते हैं, और एक अपकेंद्री शक्ति, दो प्रकार की फोर्स होते हैं जो नगरों को एक तो सेंटर से बाहर की ओर धकेलती हैं, मजबूर करती हैं, और एक नगर को बाहर से अंदर की ओर धकेलती हैं। ऐसी शक्तियों में अपने आज इसका अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो इसमें जो दो प्रकार की शक्तियां हैं, उन शक्तियों को यदि देखें तो वर्तमान नगर एक गतिशील जीव, यानी कहने का मतलब है कि जो वर्तमान नगर है वो एक गतिशील जीव की तरह से, जो एक गतिशील जीव होता है उसी की तरह से एक व्यवहार करता है, और जो निरंतर विकास की सीढ़ी होती है, जो निरंतर विकास की सीढ़ी पर बढ़ता ही चला जाता है। कहने का मतलब है कि जो वर्तमान नगर की स्थिति है, वर्तमान नगर का जो प्रारूप है वो एक गतिशील जीव की तरह व्यवहार करता है, और जो निरंतर विकास की गति की सीढ़ी पर बढ़ता जाता है, जीव की तरह सीढ़ी पर चढ़ता जाता है, और इस विकास के मार्ग से नगर द्वारा जो संबंधित होने वाले नगर द्वारा संपादित होने वाले पुराने कार्य परिवर्तित एवं संशोधित होते रहते हैं, तथा कई जो नए कार्य, जो न्यू वर्क है, कई नए कार्य नगर के साथ संलग्न हो जाते हैं। इस प्रकार का विकास, जो नए कार्य है वो नगर के साथ में संलग्न होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और इस प्रकार का विकास एक नए प्रारूप को जन्म देता है, एक नया मॉडल तैयार होता है। और ये सभी जो कार्य होते हैं, ये कार्य, आकार और प्रारूप का विकास कुछ विशिष्ट शक्तियों द्वारा संपादित होता है। उनमें प्रथम प्रकार की जो शक्ति है वो केंद्रो बहिमुखी शक्ति बोलते हैं अपने, जिसको एक प्रकार की यूं समझिएगा कि बाहर के जो
शहर के मध्य क्षेत्र से, इसकी सीमाओं से बाहर या सीमांत पर, सीमांत की ओर यानी कि मध्य से बाहर की ओर जो प्रस्तावित करने का काम करती है यह शक्ति। और दूसरी है केंद्रोमुखी या अपकेंद्रीय शक्तियां। कहने का मतलब जो कार्य है वो आकार और प्रारूप का विकास कुछ विशिष्ट शक्तियों द्वारा संपादित होता है। कुछ विशिष्ट शक्तियां उसमें कार्य करती हैं और इन कार्यों में अपने जो मोटे मोटे रूप से है वो जैसे इसको बोल सकते हैं अभिकेंद्री और अपकेंद्रीय शक्तियां। कहने का मतलब जो एक प्रकार की नगरीय भूगोल में जो एक आकार और प्रारूप का और विकास का कुछ विशिष्ट शक्तियों द्वारा जो संपादित होता है कार्य, उनमें ये शक्तियां काम करती हैं। तो जो केंद्रोभिमुखी शक्ति है जिसका नाम है अभिकेंद्री शक्ति। कहने का मतलब है कि यह शक्ति अगर देखें तो अभिकेंद्री शक्ति के बारे में और अपकेंद्री शक्ति के बारे में जाने मोटे रूप से, क्योंकि आज का टॉपिक अपना अर्बन ज्योग्राफी में अभिकेंद्री शक्ति और अपकेंद्रीय शक्तियां हैं कि कौन कौन से ऐसे फोर्स है, कौन कौन से ऐसे बल हैं जो नगर को बाहर की सीमांत की ओर जाने को मजबूर करते हैं, एक बाहर से अंदर की ओर। जैसे मार्केट है तो सेंट्रल मार्केट है वो तो अंदर की ओर आकर्षित करेगा, और जो औद्योगिक क्षेत्र है, शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, चिकित्सा है, और विशेष प्रकार के जो रिको एरिया होते हैं, और जैसे डेयरी व्यवसाय है और भारी उद्योग है, वो नगर को बाहर की ओर, अंदर भीड़ भाड़ बढ़ जाती है नगर के। बृहत नगर जिसको बोलते हैं, अपने लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए आते हैं दिन में और रात्रि को बाहर की ओर लौट जाते हैं। बाहर शांति होती है, भीड़ भाड़ नहीं होती है। रहने के लिए लोग रिहायशी आवास जो बनाते हैं वो बाहर की ओर बनाते हैं। कहने का मतलब है कि जो शक्तियां दो प्रकार की हैं उनमें सबसे पहले अपने ये अभिकेंद्री शक्ति को देखते हैं, इसको केंद्रोभिमुखी शक्ति बोलते हैं। और इस शक्ति द्वारा शहर के मध्य क्षेत्र से, इसकी सीमाओं से बाहर या सीमांत पर या सीमांत की ओर, नगर की सीमा होती है उसकी ओर कार्यों के जो प्रसारित करने वाले काम का कार्य करती है। जैसे केंद्रोन्मुखी शक्ति देखें, अपकेंद्री शक्ति को, तो इस शक्ति के द्वारा कई कार्यों को शहर के मध्य क्षेत्र में संचालित करने या होने को बाध्य करती हैं। एक तो नगर के बाहर की ओर बाध्य करती है, एक नगर को अंदर की ओर बाध्य करती हैं। तथा अन्य कार्यों के लिए जनसंख्या जैसे धन या कार्यों को केंद्र की ओर आकर्षित करती हैं। इससे जो केंद्रोमुखी शक्ति है, इन शक्तियों के दल को वर्गीकृत करने तथा नगरीय क्षेत्र के जो एक ठीक ठाक, जिसको सांगोपांग कहते हैं, सांगोपांग अध्ययन करने हेतु नगरीय क्षेत्र को प्रमुखतः 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आंतरिक अथवा नाभिकीय क्षेत्र बोलते हैं इसको, आंतरिक अथवा नाभिकीय क्षेत्र, यानी कि इंटर या जो एक न्यूट्रल जो जोन होता है जिसको बोलते हैं नाभिकीय या आंतरिक क्षेत्र, अंदर वाला जो होता है जिसको सेंट्रल बोलते हैं अपने, सीबीडी, सेंट्रल, आंतरिक अथवा नाभिकीय। और एक दूसरा होता है गौण या मध्य क्षेत्र, अर्थात सेकंड या जो मिडिल क्षेत्र होता है, मिडिल जोन, सेकंड या मिडिल जोन। और तीसरा होता है बाह्य या पार्श्ववर्ती क्षेत्र, अर्थात आउटर, जिसको बोलते हैं आउटर जोन बोलते हैं, बाह्य उसको। जैसे प्रत्येक नगर में कार्यों का जाल बिछा रहता है, प्रत्येक नगर में कार्यों का जाल बिछा रहता है, क्योंकि अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं, तो सभी दोनों नगरों में कार्यों का जाल बिछा रहता है। और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा एक ही क्षेत्र में, एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक ही क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में
एक स्थान से दूसरे स्थान में कार्यों का स्थानांतरण या गतिशील जो प्रक्रिया है वो होती रहती है। कार्यों का स्थानांतरण या गतिशील की प्रक्रिया होती रहती है। अब इनमें जैसे ब्रिटेन है, कनाडा है, अमेरिका है, उनके कई शहरों में, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, इनके जो कई शहर है उनके शहरों में व्यापारिक एवं वित्तीय संस्थानों के जो प्रतिष्ठान हैं वो शहर के मध्य आ गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कनाडा है, ब्रिटेन है, अपने ये कुछ एग्जाम्पल है बड़े बड़े देशों के, बड़े बड़े शहरों के। तो कनाडा, अमेरिका के कई शहरों में व्यापारिक व वित्तीय संस्थानों के जो प्रतिष्ठान है वो शहर के मध्य में आ गए और जो आंतरिक क्षेत्र के रूप में वो एक प्रकार से आंतरिक क्षेत्र के रूप में बस गए या उनका आंतरिक क्षेत्र के रूप में एक प्रकार का प्रादुर्भाव हो गया। तो आंतरिक क्षेत्र में बन जाने से और जैसे वर्ल्ड लेवल पर ले तो लॉस एंजल्स में जो विश्वविद्यालय का क्षेत्र है, लॉस एंजल्स में जो यूनिवर्सिटीज का क्षेत्र है, विश्वविद्यालय का क्षेत्र जो पहले आंतरिक क्षेत्र में था, लॉस एंजल्स में विश्वविद्यालय का जो क्षेत्र था पहले आंतरिक क्षेत्र में था। कालांतर में मध्य क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, अब वर्तमान में बाह्य क्षेत्र में आ गया। अर्थात जो लॉस एंजल्स का जो यूनिवर्सिटी का जो एरिया है वो पहले तो आंतरिक क्षेत्र में था, फिर मध्य में आया और वर्तमान में बाहरी क्षेत्र में। अर्थात केंद्रों बहिमुखी यानी कि बाहर की ओर केंद्रों बहिमुखी शक्तियां प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रही है। अच्छा उदाहरण है लॉस एंजल्स शहर में जो विश्वविद्यालय का क्षेत्र था वो पहले आंतरिक क्षेत्र में, बाद में मध्य क्षेत्र में और वर्तमान में बाहरी क्षेत्र में स्थापित हो गया। अर्थात कौन सी शक्ति है? केंद्रों बहिमुखी शक्ति है। केंद्रों बहिमुखी शक्ति है कहने का मतलब है कि अभिकेंद्री शक्ति यानी बाहर की ओर धकेलती है। और इस जो प्रत्येक जो शक्ति होती है उनका अपने जैसे विस्तार से यदि अध्ययन करें तो केंद्रों बहुमुखी गतियां और शक्तियां हैं उनको यदि अपने क्षेत्रवार देखें तो शहरी क्षेत्र के हर भाग में केंद्रों बहिमुखी शक्तियां गतिशील रहती हैं। केंद्रों बहिमुखी शक्तियां गतिशील रहती हैं। शहर का मध्य क्षेत्र या आंतरिक क्षेत्र, शहर का मध्य क्षेत्र या आंतरिक क्षेत्र सदैव विकास एवं अभिवृद्धि की ओर अग्रसर होता रहता है। एक बार पुनः दोहराते हैं, शहरी क्षेत्र के हर भाग में यानी कि शहरी क्षेत्र के हर भाग में केंद्रों बहिमुखी शक्तियां गतिशील रहती हैं। यानी कि जो अपने कह सकते हैं ये जो इसका दूसरा जो नाम है वो अपने यूं लिख सकते हैं, केंद्रों बहिमुखी। केंद्रों बहिमुखी यानी कि केंद्रों बहिमुखी का मतलब होता है ये सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं इसको। केंद्रों बहिमुखी एक होती है केंद्रोन्मुखी।
केंद्रोन्मुखी, दो प्रकार की शक्तियां, यानी कि केंद्रोभिमुखी और केंद्रोन्मुखी, यानी कि अभिकेंद्री अपकेंद्री नाम है इसका। तो अपन इनका अध्ययन कर रहे हैं। बहिमुखी अर्थात अभिकेंद्री, अभिकेंद्री, एक होती है अपकेंद्री, ये तो बाहर का काम कर रही है। कहने का मतलब शहरी क्षेत्र में हर भाग में केंद्रोभिमुखी शक्तियां गतिशील रहती हैं और शहर का मध्य क्षेत्र या आंतरिक क्षेत्र सदैव विकास एवं अभिवृद्धि की ओर अग्रसर होता रहता है। शहर का मध्य क्षेत्र है वो उनका विकास दिनों दिन होता रहता है और वृद्धि करता रहता है दिनों दिन। बहुमंजिल, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल, 20 मंजिल, 25 मंजिल, 30 मंजिल मकानों से चले जाते हैं। भीड़ भाड़ बढ़ती जाती है, गली संकड़ियां होती जाती है, आवागमन गंतव्य है वो त्वरित गतिशीलता बढ़ती जाती है, भीड़ भाड़ का, शोरगुल का, सभी प्रकार की जो है चीजों का बढ़ता जाता है, अभिवृद्धि की ओर अग्रसर होता रहता है। और यह विकास या वृद्धि कुछ कार्यों के आंतरिक क्षेत्र में एकत्रीकरण, आंतरिक क्षेत्र में एकत्रीकरण और बाह्य प्रसारण एवं जो ध्रुवीकरण के कारण होता है। कहने का मतलब है कि यह विकास या जो वृद्धि है वो कुछ कार्यों के जो आंतरिक क्षेत्र में एकत्रीकरण, यानी कुछ कार्य जो शहर के अंदर ही अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, आंतरिक क्षेत्र में एकत्रीकरण, और जो बाह्य प्रसारण, यानी कि उसका जो प्रसारण है वो बाह्य प्रसारण और एवं ध्रुवीकरण, एक जगह इकट्ठा हो जाना धीरे धीरे, तो उनका एक कारण बनता है। और मध्य क्षेत्र में केंद्रोभिमुखी जो गतियां हैं वो दो प्रकार से देखी जा सकती हैं, वो दो प्रकार से देखी जा सकती हैं। वो जो मध्य बहिमुखी गतियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक वो है जो मध्य क्षेत्र में उत्पन्न होकर के और बाह्य क्षेत्र तक प्रसारित हो जाए, जो मध्य क्षेत्र में तो उत्पन्न होती है और फैलती फैलती बाहरी क्षेत्र में चली जाती है। दूसरी यह भी हो सकता है कि आंतरिक क्षेत्र में कार्य उत्पन्न होकर के और जो पंप की तरह, पंप है वो बाहर की ओर जैसे हवा फैलाता है तो बाहर की ओर धकेलता है, पंप की तरह बाहर की ओर कार्य करने को धकेल दिया जाए। यानी एक पंप का कार्य करता है, जो हवा भरने वाला पंप होता है, कहने का मतलब है प्रेशर, वो मजबूर कर देती है, बाहर की ओर धकेल देती है। पंप के समान पंप का कार्य करती है वो शक्तियां, वो क्षेत्र, वो कार्य जो ध्रुवीकरण हुआ वो। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है बाहर की ओर धकेल दिया जाए, और यह नेचुरल है, स्वाभाविक है कि एक जो कई नगरों में ऐसा होता है, जैसे भूमि की अनुपलब्धता, उसमें कई कारण होते हैं, जैसे भूमि की अनुपलब्धता, अंदर जगह नहीं रहती है नगर के, भूमि की जो सीमाएं हैं, सीमांतों में एक अप्रत्याशित वृद्धि या जो विस्तार की जो एक संभावनाओं की कमी के कारण कई कार्य आंतरिक या मध्य क्षेत्र में जो बाह्य क्षेत्र की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो पंप का कार्य करता है उसमें कई प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं, और उनमें मुख्य रूप से जो है उसमें पहला जो स्टेप है वो एक मजबूर कर देती है कि क्या क्या कार्य उसमें संपादित होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। जैसे अगर देखा जाए अपने इसमें केंद्रोभिमुखी शक्तियों में, तो जैसे भूमि की अनुपलब्धता, भूमि की सीमांतों में, जो भूमि की सीमांत है उनमें जो भूमि की सीमाएं हैं उनके आंतरिक भाग क्षेत्र में वृद्धि या जो उनकी संभावनाएं हैं उनके कारण जो आंतरिक मध्य क्षेत्र है वो बाह्य क्षेत्र की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कहने का मतलब है
कि वर्तमान में यदि भारत का एक उदाहरण लें या भारत की स्थिति देखें तो वर्तमान में भारत में कई नगरों का बाह्य क्षेत्र, वर्तमान में भारत में कई नगरों का जो बाह्य क्षेत्र है वो आंतरिक या मध्य क्षेत्र के कार्यों से प्रभावित हो रहा है या बढ़ रहा है। जैसे मुख्य बाह्य क्षेत्र जो निर्माण उद्योग है, रिफाइनरी है, मकान है, मनोरंजन स्थान है और फार्म हाउस है, ये सभी सामग्रियों का जो प्रयास है उसमें सभी प्रकार की चीजें जो पनप रही हैं। और इस प्रकार का जो पार्श्व की ओर कार्य और सेवाओं का जो सामग्री का प्रवास मुख्य रूप से देखा जाता है। तो इस प्रकार की यदि एक प्रकार की यूं समझिएगा कि अप्लावित जो क्षेत्र है वो भारत में हो रहा है, तथा मुख्यतः बाह्य क्षेत्र में जो निर्माण उद्योग, ये निर्माण उद्योग और एक रेजिडेंशियल एरिया जिसको बोलते हैं रिहायशी जैसे मकान होते हैं और मनोरंजन स्थान होते हैं और फार्म हाउस है आदि कार्यों का जो प्रमुख जो समूह है वो पनप रहा है। और इस प्रकार का जो कार्यों की जो सेवाओं का या सामग्री का जो प्रवास है वो मुख्य रूप से कई कारणों से संपन्न होता है, कई कारणों से संपन्न होता है। जैसे पार्श्ववर्ती क्षेत्र पर कई कार्यों की उत्पत्ति का कारण, पार्श्ववर्ती क्षेत्रों पर कई कार्यों जैसे दूध है, फल है, सब्जी है, वो पार्श्ववर्ती क्षेत्रों से होता है। और जो परिणाम स्वरूप उत्पन्न आकृति के आकार के कारण, और जब इस प्रकार का अतिक्रमण जो शुरू होता है, अतिक्रमण जो संभव होता है, तब नगरीय प्रारूप में स्पष्ट विकास की लहर आ सकती है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक और जो छोड़ने की ललक काम करती है वो क्षेत्र, और दूसरी ओर जो आगमन पर स्वागत एवं आमंत्रण या जो है निमंत्रण आमंत्रण दिखाई देता है। कहने का मतलब वो क्षेत्र तो छोड़ने को एक प्रकार से जिसमें छोड़ने की ललक दिखाई पड़ती है, और दूसरी ओर आगमन पर उसमें आमंत्रण दिखाई पड़ता है। तभी से केंद्रोन्मुखी शक्तियां अपना फलस्वरूप कार्य करना प्रारंभ कर देती है। कहने का मतलब है कि जो केंद्रोन्मुखी शक्ति है वो अपना जो कार्य है वो तभी शुरू करती है जब उसमें एक तरफ तो छोड़ने को मजबूर कर देती है और दूसरी तरफ है उसके आने क्या निमंत्रण या आमंत्रण बोल सकते हैं अपने आने को जैसे आमंत्रण प्रस्तुत करती है। कभी आपका स्वागत है, आप आइए। सेवाओं का जो प्रयास है या सेवाओं का जो प्रसार है वो बाहरी क्षेत्र की ओर संभव ही होता है। इन शक्तियों के आंतरिक क्षेत्र के कार्यों का जो जिसको बोलते हैं अपने निष्कासन और बाह्य क्षेत्र में आकर्षण के जो गुण हैं वो इन कार्यों के हाथों में थमता है। मध्य क्षेत्र में जो एक निर्मूल अवस्थाएं होती हैं, यानी कि मध्य का जो क्षेत्र है उसमें जैसे अप्रोचिंग कंडीशन जो सेंट्रल जोन में होती हैं, अप्रोचिंग कंडीशन बोलते हैं इसको। मध्य क्षेत्र में जो निर्मूल अवस्थाएं होती हैं जो शहर के आंतरिक क्षेत्र से बाह्य क्षेत्र की ओर कार्यों का प्रवास या प्रस्थान मुख्यतः कुछ बातों पर निर्भर करता है, मुख्यतः कुछ बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, निरंतर भूमि की बढ़ती हुई कीमतों और उच्च दर जो अपने टैक्स होता है वो उसकी दर है वो ऊंची होती है, यानी कि उच्च कर दर बोलते हैं अपने। भूमि की बढ़ती हुई कीमतें और उच्च कर दर। दूसरा, यातायात अवरुद्धता तथा
आवागमन की आंतरिक क्षेत्र में उच्च दर, यातायात अवरुद्धता तथा यातायात अवरुद्ध हो जाता है क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, और आंतरिक क्षेत्र में आवागमन है उसकी दर है वो हाई होती है। नंबर तीसरा, स्वभाव, यानी कि जो एक प्रकार का स्थानाभाव है, स्थानाभाव जिसके कारण हवा, पानी, रोशनी, यानी कहने का मतलब है स्थानाभाव जिसके कारण है हवा, पानी, रोशनी का मिलना ही दुष्कर हो जाता है। कहने का मतलब कि स्थान का अभाव तो है ही है, स्थानाभाव, स्थान का अभाव, उसके साथ साथ में जो जैसे वायु है, जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जीवन का आधार होता है, और रोशनी का मिलना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो मतलब ही नहीं है, आलीशान बहुमंजिली इमारतें होती हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, तो वो फैल जाता है, और कहने का मतलब हवा, पानी, रोशनी इसका मिलना दुष्कर हो जाता है। नंबर 4, कहने का मतलब कि जो शहर के आंतरिक क्षेत्र से बाह्य क्षेत्र की ओर, शहर के आंतरिक क्षेत्र से बाह्य क्षेत्र की ओर कार्यों का प्रवास या प्रस्थान कुछ बातों पर निर्भर करता है। वो बातें अपने जानने की चेष्टा कर रहे हैं, वो बातें अपने जानकारी ले रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो शहर के आंतरिक क्षेत्र से बाहर की ओर का प्रवास या प्रस्थान उनको मजबूर करता है। जिसमें नंबर 1, जो लगातार भूमि की बढ़ती हुई कीमत और उच्च कर, हाई टैक्स रेट, उच्च कर दर। नंबर 2, यातायात अवरुद्धता तथा आवागमन की आंतरिक क्षेत्र में उच्च दर, यानी कि आवागमन है उसकी उच्च दर होती है और यातायात अवरुद्ध हो जाता है। नंबर 3, स्थान का अभाव, जिनके कारण हवा, पानी और रोशनी का मिलना ही दुष्कर हो जाता है। नंबर 3, अगला नेक्स्ट, औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा शोरगुल, यानी कि शोरगुल होता है, या हल्ले के विरुद्ध शिकायतों के प्रति सतर्कता बरतने की संवेदनशीलता के कारण है। यानी वर्तमान समय में आवश्यकताओं की जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा शोरगुल या हल्ले के विरुद्ध शिकायतों के प्रति सतर्कता बरतने की संवेदनशीलता के कारण। और नंबर 5, वर्तमान समय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आंतरिक क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार की अवस्थिति की अनुपलब्धता, यानी वर्तमान समय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आंतरिक क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार की अवस्थिति की अनुपलब्धता, यानी वर्तमान समय में जो चीजें हैं वो मिलती नहीं है, और नहीं मिलती है तो इसका कारण क्या होता है कि वो उनको मजबूर करती है बाहर की ओर लाने के लिए। और लास्ट यदि देखें तो न्यायिक बंदिशें, जो नियम है, उपनियम है, रीति रिवाज है, क्षेत्र की सामाजिक महत्ता है में कमी आदि कारण। कहने का मतलब है कि धातु उद्योगों का प्रवास न्यूयॉर्क शहर के मध्य आंतरिक भाग से क्वींस, न्यू जर्सी उदाहरण ले तो, और अपने कनेक्टिकट के बाह्य जो
कनेक्टिकट के बाह्य क्षेत्रों में पनपने का एक एग्जाम्पल है। इस प्रकार से यदि अपने छोटे लेवल पर ले तो जयपुर का जो फर्नीचर एवं रासायनिक उद्योग है वो बाहरी क्षेत्र में आ गया है। न्यूयॉर्क में फिलाडेल्फिया से भी रासायनिक एवं लकड़ी का कार्य है वो मध्य क्षेत्र से बाह्य क्षेत्र में पनप गया है। इस प्रकार से रिहायशी क्षेत्र की जो कीमतों में वृद्धि, शोरगुल और प्रदूषण तथा अपराधों की जो आंतरिक क्षेत्र में अधिकता और यातायात की जो एक भयावहता आदि के कारण आंतरिक क्षेत्र से हट करके बाह्य क्षेत्र की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। इस प्रकार से केंद्रोन्मुखी शक्तियों का ही यह सारा सारा परिणाम है। इस प्रकार जो पार्श्ववर्ती या बाह्य क्षेत्र का जो आकर्षण है वो उनमें ऐसी विशेषताएं दिखाई देती हैं जिनमें आंतरिक क्षेत्र से बाहरी क्षेत्र की ओर जाने को मजबूर कर देती हैं। इस प्रकार से शहर के आंतरिक क्षेत्र से बाह्य क्षेत्र की ओर कार्यों का प्रवास या प्रस्थान इन सभी बातों पर निर्भर करता है। आज अपन ने ये केंद्रोन्मुखी शक्ति इस वीडियो में जानी और इसी प्रकार से कुछ ऐसी बातें हैं जो बाहर से अंदर की ओर आकर्षित करेंगी। ये अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।